हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 2। कौन सी यूनिट 2। अब देखो, यूनिट 1 में हमने कॉस्ट शीट पढ़ ली। यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे मटेरियल एंड लेबर, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। मैम तीन चीजें थी प्राइम कॉस्ट में। जिस भी बच्चे को कॉस्ट शीट याद है तो याद है प्राइम कॉस्ट जो हम निकालते थे, प्राइम कॉस्ट को निकालने में तीन चीजें थी मैम, मटेरियल, मैम लेबर और मैम ओवरहेड। मटेरियल और लेबर तो बेटा आपका यूनिट 2 में कवर हो जाएगा, ओवरहेड आपका यूनिट 3 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल की कॉस्टिंग, लेबर की कॉस्टिंग और ओवरहेड पढ़ते। अब हम आ गए यूनिट 2 के मटेरियल के अंदर, लेबर बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मटेरियल में ब्रॉडली आपको तीन कंसेप्ट पढ़ने हैं। तीन कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपका मटेरियल का पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। देखो वो तीन कंसेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है ईओक्यू की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि सबसे ज्यादा फीजिबल है। मैम समझे नहीं, ऐसी क्वांटिटी जो फीजिबल है। इसका मतलब देखो, एक कंपनी की जो प्रोडक्शन होती है, कंपनी की प्रोडक्शन लेट सपोज 10,000 यूनिट्स की है, कि भाई इसको 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो अब वो बार बार कितनी बार ऑर्डर करे, कितनी बार ऑर्डर करे, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करे, तो वो कितनी क्वांटिटी जो ऑर्डर करनी है वो बताती है मेरे को ईओक्यू। कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है कि अगर मैं बार बार इस लेवल की क्वांटिटी को बाय करती हूँ, इस लेवल की क्वांटिटी को मंगवाती हूँ, तो मेरे लिए वो चीज सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है, सबसे ज्यादा फीजिबल है, सबसे ज्यादा चीप है, तो वो मेरी ईओक्यू है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी अपनी जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी ले रखी है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बनाता है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, मैंने एग्जामिनर के प्रेफरेंस के हिसाब से लिख दिए कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिखेगा तो ईओक्यू पे दिखेगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में अंदर मटेरियल के अंदर सेकंड टॉपिक किससे पूछता है? वो रीऑर्डर लेवल से, ऑर्डर लेवल से पूछता है। ऑर्डर लेवल मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, जब इस टॉपिक पे आएंगे ना तब बात करेंगे। और तीसरी चीज जो इसके अंदर पढ़नी है वो पढ़नी है हमें इन्वेंट्री की। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज मेथड पहले भी पढ़ के आए थे, याद है? याद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते थे, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करा करते थे तब भी पढ़ते थे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब ये है तब भी ये चीज है, तो ये बहुत ही ईजी है। ईओक्यू समझते सबसे पहले क्या होता है। देखो बेटा, दो चीजें होती है, एक होता है आपका आरओक्यू और एक होता है आपका ईओक्यू। अब मैम आरओक्यू क्या हुआ? आरओक्यू हुआ आपका री ऑर्डर क्वांटिटी। अब री ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? लेट सपोज मेरी एक फर्म है, मेरी एक फैक्ट्री है। मेरी इस फैक्ट्री के अंदर, ये मेरी फैक्ट्री है, बहुत ही अजीब सी है, कोई बात नहीं। इस फैक्ट्री के अंदर एनुअली 10,000 रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। विच मीन्स जो मेरी एनुअल कंजम्पशन है, पूरे साल में मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मेरी एनुअल कंजम्पशन जो है वो 10,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की 10,000 यूनिट्स की है। अब मैं 10,000 का 10,000 एक बारी में तो मंगवाऊंगी नहीं, मैं कुछ टुकड़ों में मंगवाऊंगी। क्या पता मैं 5,000 के स्लॉट्स में दो बार मंगवा लूं, क्या पता मैं 1,000 के 10 स्लॉट्स में मंगवा लूं, क्या पता मैं 500 के 20 स्लॉट्स में मंगवा लूं। तो मैं कितने स्लॉट्स में उसको मंगवाऊंगी, कितनी क्वांटिटी मैं बार बार ऑर्डर करूंगी, कितनी क्वांटिटी मैं बार बार ऑर्डर करूंगी, वो होती है मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी। कि भाई एक क्वांटिटी बता दो, कितनी क्वांटिटी मैं बार बार ऑर्डर करूंगी। क्या मैं 500 करके मंगवाऊंगी, क्या मैं 200 करके मंगवाऊंगी, क्या मैं 1,000 करके मंगवाऊंगी, क्या मैं 2,000 करके मंगवाऊंगी, कितनी क्वांटिटी मैं बार बार ऑर्डर करूंगी, वो होती है मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर हम ईओक्यू क्या है मेरा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? कहते देखो आरओक्यू तो कोई भी अमाउंट हो सकती है। आरओक्यू के अंदर तो आप चाहे 2,000 वाली 2,000 में मंगवाओ क्वांटिटी, चाहे 5,000 में मंगवाओ, ठीक है, चाहे आप 6,000 में मंगवाओ, 6,000 का तो लॉट आ नहीं सकता, चाहे आप 1,000 में मंगवाओ, चाहे आप 500 में मंगवाओ, चाहे आप 200 क्वांटिटी एक बार ही मंगवाओ, आप कितनी भी क्वांटिटी एक बार ही मंगवा लो, वो आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी रहती है। आप कितनी क्वांटिटीज बार बार मंगवाओ, कोई इशू नहीं है। पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटी, मतलब एक तरीके से इतनी क्वांटिटी जो मेरे लिए, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फीजिबल है। भाई
इतनी क्वांटिटी मैं हर बार मंगवाऊँगी जिससे जो मेरी कॉस्टिंग है सबसे ज़्यादा कम आएगी। क्यों? अब मैं कर रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो बीइंग एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, बीइंग एज़ अ नॉर्मल अकाउंटेंट, मैं कंपनी को उस चीज़ का सजेशन दूँगी कि कंपनी आप इतनी क्वांटिटी मंगवाना, क्योंकि ये क्वांटिटी में आपकी कॉस्टिंग है सबसे ज़्यादा कम आ रही है। तो इसीलिए ईओक्यू का कांसेप्ट आया कि भाई कितनी मंगवाएँ? 2000, 5000, 1000, 500, 200, कितनी मंगवाएँ कि कॉस्टिंग सबसे कम आए? तो उस कॉस्टिंग को सबसे कम बताने के लिए मेरे पास ईओक्यू का कांसेप्ट आया। वो कहता है इतनी क्वांटिटी मंगवानी है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कम प्राइस, या जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पे होगी। ठीक है? अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करना है? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। 2 चीज़ें कौन-सी है? कहते हैं ईओक्यू के लिए हमें 2 कॉस्ट लगती है। 2 कॉस्ट कौन-कौन सी कॉस्ट है? एक तो होती है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने की कॉस्ट, और दूसरा होता है मेरी कैरिंग कॉस्ट। आगे मत भागना फ़ॉर्मूला की तरफ, मैं आराम-आराम से बता रही हूँ, बिकॉज़ कांसेप्ट एक बार बिल्ड कर लोगे, तो उसके बाद इसके कितने ट्रिकी क्वेश्चन्स आ जाएँगे, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी और मैं खूब अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी। 2 तरीके की कॉस्ट वहाँ मुझे इंकर करनी पड़ती है, एक ऑर्डरिंग और दूसरी कैरिंग। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? भाई किसी भी सामान को मँगवाने की जो कॉस्ट होती है वो ऑर्डरिंग होती है। इसका मतलब उस कॉस्ट के अंदर मेरा सामान को मँगवाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। हाँ जी, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का है। उसके ऊपर जो कैरेज इनवर्ड लगता है, कै सामान लाने का खर्चा, वो खर्चा होता है। लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है, हाँ, वो खर्चा होता है। मतलब एक बार एक सामान को मँगवाने की जो ऑर्डर करने की कॉस्ट होती है, वो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मैम निकलती कैसे है? बताओ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? भई जितने आप ऑर्डर्स करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भाई जितने मैं ऑर्डर करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। ठीक है? कि एक ऑर्डर पे मेरी कितनी कॉस्ट लग रही है। अब कमाल की बात क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको हमेशा-हमेशा क्वेश्चन के अंदर क्या होती है? गिवन। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको हमेशा-हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी? गिवन। कहानी कहाँ अटकेगी? कहानी अटकेगी आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के चक्कर में। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बल्ले-बल्ले। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो ज़रा दिमाग लगा के बताओ कि कितने ऑर्डर मैं 1 साल में मँगवाऊँगी? वो कैसे पता चलेगा? मैम पता चलेगा जब मैं एनुअल जितनी मेरी कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन जिसको मैं हियर इन आफ्टरवर्ड रेफर करूंगी ए से, उसको डिवाइड करूंगी मैं किससे? रीऑर्डर क्वांटिटी से, आरओक्यू से। समझ गए? पूरे साल में मैम मुझे 10,000 यूनिट्स लगती थी। एक बारी में मैं 2,000 मँगवा रही हूँ। तो कितने ऑर्डर मँगवाऊँगी? ऐसे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे मेरे को? 5 ऑर्डर करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, मैम मेरे को पूरे साल में 10,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी। मैं एक बारी में 5,000 क्वांटिटी मँगवा रही हूँ। तो टोटल कितने ऑर्डर होंगे पूरे साल में? 2 ऑर्डर होंगे पूरे साल के अंदर। अब सिमिलरली एक और केस, मैम मेरे को 10,000 यूनिट्स की एनुअल कंजम्पशन थी। मैं एक बारी में सिर्फ 200 मंगवा रही हूँ। तो ऐसे कितने ऑर्डर लगेंगे मेरे? 50 ऑर्डर लगेंगे अब मेरे। कितने ऑर्डर लगेंगे? 50 ऑर्डर। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकले? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलने का मैम फॉर्मूला आ गया एनुअल कंजम्पशन ए डिवाइड बाय आरओक्यू। भाई कितनी टोटल कंजम्पशन है और एक बारी में मैं कितना ऑर्डर क्वांटिटी मंगवा रही हूँ। ये कहानी तो खत्म। ऑर्डरिंग कॉस्ट का कांसेप्ट तो बस इतना सा था यहाँ पे खत्म, कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे को क्वेश्चन में गिवन होती है, कहानी अटकती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, जो कि कैसे निकलेगी? एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय आरओक्यू। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? एक ऐसा फैक्ट है जिसके अंदर मेरी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, इसकी बाइफरकेशन नहीं है। आपको बस ऑर्डरिंग कॉस्ट ध्यान में रखना है। ठीक? अब दूसरी कॉस्ट कौन-सी आती है? दूसरी आती है मेरी कैरिंग कॉस्ट। अब मैम ये कौन-सी कॉस्ट होगी? भाई किसी भी ऑर्डर में आपकी 2 कॉस्ट लगती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब एक कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? कहते हैं सामान जब आपके वेयरहाउस में आ गया, सामान जब आपके पास आपकी फैक्ट्री में आ गया, तो उसके बाद उसपे 3 और कॉस्ट लगती है। कौन-कौन से 3 कॉस्ट? स्टोरेज की कॉस्ट, भाई सामान रखोगे कहाँ? जहाँ पे भी रखोगे उसकी स्टोरेज की कॉस्ट भी तो लगेगी। दूसरी चीज़, सामान पे इंटरेस्ट की कॉस्ट लगती है। इंटरेस्ट की कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई आपने अपना पैसा उस रॉ मटेरियल के अंदर ब्लॉक कर दिया। सिमिलरली अगर वो सेम अमाउंट ऑफ पैसा
सेम अमाउंट ऑफ मनी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते, तो आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट परसेंटेज दैट इज 9%, 8%, 7% कुछ ना कुछ तो कमा रहे होते। तो आपकी तरह आपके लिए एक तरह की क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने मिस कर दी। भाई आपने पैसा रॉ मटेरियल में फंसा दिया, जबकि वो पैसे का आप कहीं और इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते थे। तो आपकी ये भी कॉस्ट है एक तरीके से, कि आपकी नोशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और तीसरी कॉस्ट कौन सी आती है मेरी? ऑब्सोलेंस की कॉस्ट। अब ऑब्सोलेंस की कॉस्ट का मतलब क्या है? भाई आपने सामान अपनी फैक्ट्री में रखा, स्टोरेज की कॉस्ट। उस समय हमने पैसा फंसाया जहाँ की बाहर इन्वेस्ट कर सकते थे, इंटरेस्ट की कॉस्ट। और तीसरी है ऑब्सोलेंस की कॉस्ट। भाई सामान रखे रखे खराब भी तो हो जाता है, टूट फूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो क्या आउटडेटेड हो जाता है, तो वो सारी क्या है, मेरी ऑब्सोलेंस की कॉस्ट। तो कह रहे कैरिंग कॉस्ट के अंदर ब्रॉडली ये तीन तरीके की कॉस्ट आती है। क्या आपको याद रखनी है? नहीं। क्या एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपके लिए रेलिवेंट है? नहीं। बताया आपको कि कैरिंग कॉस्ट के अंदर किस तरह की कॉस्ट होती है। अब या तो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको कैरिंग कॉस्ट क्या होता है एक परसेंटेज की फॉर्म में दे दी, या फिर तोड़ के भी दे सकता है। इसलिए आपको ये चीज बताई, बता सकता है स्टोरेज कॉस्ट आपकी 2% है, इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी 3% है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट आपकी 1% है। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 6% की मेरी टोटल कैरिंग कॉस्ट होगी। इनकेस पेपर अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में नहीं बताता कि कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, तो आप इन तीनों को प्लस कर लेना अगर क्वेश्चन में दे रखे हो तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो जानते हैं। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा आपका जो भी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं इन्वेंट्री से। जो भी आपकी आरओक्यू होती है डिवाइड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या किया हमने? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैम ये आरओक्यू डिवाइड बाय 2 क्या है वो समझा दो मुझको, अभी समझाती हूँ। इसको देखो, ये क्या है? इसको अगर मैं कहूँ तो ये है मेरी कैरिंग, ये है मेरी बेटा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या है? कैरिंग कॉस्ट ऊपा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आपको पता है हमेशा हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कॉस्ट पर यूनिट। एक सामान की कॉस्ट कितनी है तभी तो परचेज प्राइस निकालोगे ना। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू माय परचेज प्राइस। तो कॉस्ट पर यूनिट लेट सपोज आपकी 10 रुपीज है, जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। अब इस का मतलब क्या हुआ? एक सामान की, एक रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है? 10 रुपीज की है। पर उसपे मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट का खर्चा उस पे कितना है? मेरा 6% का मैंने निकाल लिया। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट इनटू में कैरिंग कॉस्ट जो मैंने निकाली विच इज 6% की, विच इज 6% की। तो 6 रुपीज आ गई मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या ये बात क्लियर है? इस क्या किया बेसिकली इसने, जो पूरी कॉस्टिंग थी, एक रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग थी विच इज 10 रुपीज, वो कह रहा है तो पूरे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है ना, इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना है वो डिटरमाइन करने के लिए मैंने क्या निकाला? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब ये वाला काम तो हो गया, यहाँ का काम तो हो गया। मैम ये बता दो कि ये आर ओ क्यों डिवाइड बाय 2 क्यों किया? अब सिंपल सा इसका लॉजिक क्या है, कह रहे ये जो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आई है 6 रुपीज की, ये 1 यूनिट के लिए आई है, 1 यूनिट के लिए आई है। पर आपको निकालनी है सारी यूनिट्स की, आपको निकालनी है सारी यूनिट्स की। सारी यूनिट्स का मतलब क्या है? वो सारी जो आपने अपने ऑर्डर में मंगवाई है, ऑर्डर में मंगवाई है। क्योंकि ये तो आपको एक की आई है, पर आपने ऑर्डर में कितनी मंगवाई है? मैंने अपने ऑर्डर में मंगवाया है आर ओ क्यू, मैंने अपने ऑर्डर में कितनी मंगवाई है? आर ओ क्यू क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को मल्टीप्लाई किया आर ओ क्यू से, ताकि मेरी क्या निकल जाए? टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल जाए ऑन ऑल यूनिट्स। पर मैम एक चीज बता दो, अभी भी अटक गया मैं। अब कहाँ अटका कि डिवाइड बाय 2 फिर किस खुशी में किया है? ये डिवाइड बाय 2 इस खुशी में किया। अभी देखो बेटा, देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जीरो लेवल है। अब क्या होता है, आपने जब भी सामान मंगवाया, आपके वेयर हाउस के अंदर, आपके स्टोर डिपार्टमेंट में सामान गया, आपका स्टॉक पहुंचा यहाँ पे इस लेवल पे। पक्की बात है, सही बात है। अब स्टॉक धीरे धीरे कम भी होएगा, कम भी होएगा, कम भी होएगा, कम भी होएगा। जब इस लेवल पे आ जाएगा तब आप फिर मंगवा दोगे, फिर आपका स्टॉक बढ़ गया, फिर आपका स्टॉक वेयर हाउस से कम होता चलेगा, बिकॉज वेयर हाउस से जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा।
फैक्ट्री से वो फैक्ट्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होने के बाद वो फिनिश गुड बनेगा, फिनिश गुड बनने के बाद वो सोल्ड हो जाएगा, बिक जाएगा। तो एक तरीके से वेयर हाउस से जो सामान है वो तो निकलता जा रहा है, वेयर हाउस में आता जा रहा है, वेयर हाउस से निकलता जाएगा, वेयर हाउस में आता जाएगा। तो इस वेयर हाउस के अंदर स्टॉक जो है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ेगा, फिर कम होएगा, कम हो गया, फिर बढ़ेगा स्टॉक, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा स्टॉक, फिर कम हो जाएगा, और ये चेन चलती रहेगी। तो अब क्या हो रहा है, मैं जब कोई भी चीज फ्लक्चुएट करती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, तो उसका सबसे लॉजिकल आंसर क्या होता है, आप उस चीज की क्या ले लेते हो, एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड करना होता है 2 से। तो वही सेम चीज यहाँ पे कही है, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वेयर हाउस के अंदर सामान कितना होगा, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो हमने उसकी ले ली एवरेज, कि वेयर हाउस के अंदर अप्रॉक्स अप्रॉक्स इतना सामान तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। जिसका कहने का क्या मतलब है, मान लो जो आपकी ROQ है वो है 1000 यूनिट्स की, कि आप हर बार जब भी ऑर्डर करते हो आप 1000 यूनिट्स मंगवाते हो, तो वेयर हाउस में जब नहीं होगा तो 0 यूनिट्स होगी, जब होगा तो 1000 यूनिट मैक्सिमम होगी, डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 500 यूनिट्स। तो इसका मतलब क्या है, हम अपनी 500 यूनिट्स के ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे, हम अपनी कैरिंग कॉस्ट जो है, ROQ जो है, पूरे 1000 पे नहीं लगाएंगे, 500 पे लगाएंगे, बिकॉज 500 यूनिट्स ऐसी है जो थ्रू आउट द पीरियड मेरे वेयर हाउस के अंदर रहेगी ही रहेगी। 500 यूनिट्स ऐसी है जो थ्रू आउट द पीरियड मेरे वेयर हाउस में रहेगी। तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करने का ये रीजन है कि मेरा जो स्टॉक है वो फ्लक्चुएटिंग है वेयर हाउस में, वो बढ़ेगा, वो कम होएगा, वो बढ़ेगा, वो कम होएगा, बट इसी चीज का सोल्यूशन के लिए मैंने उसका एवरेज निकाल दिया। क्या ये बात क्लियर है? देखो बेटा, एक चीज बताती हूँ, टीचर आपको कॉस्टिंग के 4 फॉर्मूले रटवा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के आपको प्रिपेयर कर देंगे, पर जिस अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी से जाओगे ना, तो कभी भी आप फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करोगे, बिकॉज रटा हुआ फॉर्मूला हमेशा बच्चा भूल जाएगा, समझा हुआ फॉर्मूला कभी नहीं भूल सकता, उसको पता है अभी तक भी। आप उसको एग्जामिनेशन डेट तक भी पूछोगे ना, उसको याद रहेगा कि मैम डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि मेरा जो स्टॉक है वो वेयर हाउस में फ्लक्चुएट करता है इसलिए। ठीक है, अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई, मैंने दोनों फॉर्मूलाज को ब्रेक करके पढ़ लिया। आ जाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हमेशा क्वेश्चन में गिवन है, कभी तकलीफ नहीं होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सेकंड, कैरिंग कॉस्ट, ROQ डिवाइड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकलेगी, कॉस्ट पर यूनिट, एक सामान की इतनी कॉस्ट थी, उसमें से कैरिंग कॉस्ट कितनी है भाई, एक सामान की कॉस्टिंग 10 रुपीज आ रही है, तो कैरिंग कॉस्ट का कितना खर्चा आ रहा है उसके अंदर, मतलब उस सामान को स्टोर करने का, उसका इंटरेस्ट का, उसका ऑप्शनलीज का कितना खर्चा आ रहा है, 6 रुपीज का आ रहा है। ये तो एक यूनिट का आया, सारी यूनिट्स का बताओ, सारी यूनिट्स कितनी यूनिट्स जो मैंने अपने ऑर्डर में मंगवाई थी, ऑर्डर में कितनी मंगवाई थी, ROQ तो मंगवाई थी, पर क्या वो खर्चा ROQ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर उतनी यूनिट्स हमेशा नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती है, इसलिए मैंने ROQ डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर है? अब एक चीज समझो, एक चीज क्या है, आपकी बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, आपकी बेटा कैरिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब EOQ जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जहां पे जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है, दोनों सबसे ज्यादा क्या होगी, मिनिमम होगी। और एक तरीके से और मैं आपको बता सकती हूँ, EOQ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो इक्वल्स हो जाती है आपकी कैरिंग कॉस्ट से। बिकॉज आपको एक चीज बताऊं, EOQ के अलावा कोई भी और क्वांटिटी लेवल आप मंगवा लो, EOQ के अलावा कोई भी क्वांटिटी लेवल मंगवा लो, एक कॉस्ट बढ़ेगी, दूसरी कॉस्ट कम होगी। अब इसका रीजन देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का, अगर मैंने ज्यादा बड़ा ऑर्डर किया, लेट सपोज मैंने 10,000 की 10,000 यूनिट्स एक साथ मंगवा ली, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगेंगे, एक ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी होगी, 10,000 यूनिट्स अगर मैं एक साथ मंगवा रही हूँ, अगर 10,000 यूनिट्स में मंगवा रही हूँ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे, एक ऑर्डर लगेगा, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, लेट सपोज जो भी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई, मान लो 1000 रुपीज की ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो 1000 रुपीज मेरी कैलकुलेशन में आया। बट कैरिंग कॉस्ट के केस के अंदर आपने कितनी यूनिट्स मंगवाई, 1000, ROQ कितना है, 10,000 यूनिट्स मंगवाई आपने, डिवाइड बाय 2 किया, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आई थी, 6, तो ये कितनी हो जाएगी, 5,000 इंटू में 6 विच इज 30,000 रुपीज। तो देखो, अगर हमने एक कॉस्ट कम करने की कोशिश करी तो दूसरी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी केस सिनारियो के अंदर मान लो मैं 200
यूनिट्स एक बारी में मंगवाती हूँ, विच इज़ मैं आरओक्यू जो है वो 200 यूनिट्स का है। तो अब उस केस के अंदर देखो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी? मैम एनुअली मेरी 10,000 यूनिट्स की डिमांड थी, पर अब मैं 200 यूनिट्स मंगवा रही हूँ, व्हिच मीन्स जो मेरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो कितने हो जाएँगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैम हो जाएँगे मेरे 50। एक ऑर्डर का प्राइस कितना है? मैम 1000। तो ये कितना हो गया? मैम 50,000 की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। मैम मैंने आरओक्यू कितना मंगवाया? रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी मंगवाई? 200 मैम क्वांटिटी मंगवाई मैंने एक बारी में, डिवाइड बाय 2 किया, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी थी? 6 रुपीज़ की, व्हिच मीन्स 600 रुपीज़ मेरी कैरिंग कॉस्ट आई। तो ये देखा कि एक कॉस्ट बढ़ाने से दूसरी कॉस्ट कम होगी, एक कॉस्ट कम करने से दूसरी कॉस्ट मेरी बढ़ गई। तो ईओक्यू एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों कॉस्ट मेरी इक्वलाइज हो जाती है, विच मीन्स माय फीजिबल ऑप्शन, अटमोस्ट फीजिबल ऑप्शन। इसीलिए मैंने ईओक्यू का आपको कंसेप्ट पढ़ाया। यहाँ पे जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा मिनिमम होती है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है इस पॉइंट पे, इसलिए मैंने आपको ईओक्यू का कंसेप्ट पढ़ाया। अब मैम ईओक्यू निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा इसका फॉर्मूला है ट्यू ए ओ डिवाइड बाय सी। ठीक है। अब काफी जगह आपकी बुक्स के अंदर इस ओ को रिप्लेस कर देते हैं एस से, तो 2as डिवाइड बाय सी। अब मैम ये फॉर्मूला आया कैसे, इसकी डेरिवेशन भी सिखा दो। अगर आपने इतना सब कुछ बता दिया तो इसकी डेरिवेशन सिखा दो। मैंने क्या बोला? ईओक्यू एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट के। मैम ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फिर से बता रही हूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं? मैम एनुअल कंजम्पशन विच इज डिनोटेड बाय ए डिवाइड बाय आर ओ क्यू डिवाइड बाय री ऑर्डर क्वांटिटी, की एक बारी में मैं कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रही हूँ, इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको मैं डिनोट करूंगी ओ से। ठीक है। या फिर ओ से कर सकते हो या फिर एस से कर सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूला में ओ से कर सकते हो या एस से कर सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट को। अब यहाँ पर आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? मैम कैरिंग कॉस्ट निकलती है मेरी आर ओ क्यू डिवाइड बाय 2, आर ओ क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको मैं रेफर कर सकती हूँ सी से। तो इट इज इक्वल टू आर ओ क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू में सी। ये इक्वेशन है मेरी। ठीक है। ये मेरी इक्वेशन है। अब चलो 2 को उधर ले जाओ, इस 2 को इधर ले जाओ, तो क्या बना? 2a ओ, आर और क्यू को नीचे ले जाओ, आर, या फिर इधर ले आओ। इसके अंदर क्या किया ये देखो बेटा, 2 को उधर ले गए, 2 को ए के पास ले गए, तो 2a हो गया, इनटू में ये क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, ओ ले लो एस ले लो, एक ही बात है। आपकी बुक के हिसाब से एस है तो हम एस ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2a s, 2as हो गया। ठीक है। ये जो सी है इसको नीचे ले जाओ, डिवाइड बाय सी। ठीक है। आर ओ क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आर ओ क्यू इनटू में आर ओ क्यू। ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2as डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू आर ओ क्यू का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वहां जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 2as डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू आर ओ क्यू। ये मेरा सॉल्व हो गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा मेरे को आपको एक चीज और डिस्कस करके देनी है। मैम अब क्या रहेगा डिस्कस करने के लिए? अब तो क्वेश्चंस करा दो, बोर हो गए क्वेश्चंस नहीं करे। अरे बस एक लास्ट चीज है, एक चीज समझ लो। बेटा आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर ना, अलग अलग बुक्स के अंदर आपकी अलग अलग ना एब्रीविएशंस दे रखी है। जैसे कहीं पे क्या कर रखा है, फॉर्मूला कुछ और दे रखा है, कहीं पे कुछ और दे रखा है। फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, बस ना आपकी एब्रीविएशंस चेंज कर रखी है। जैसे कि अगर मैंने जो आपको ये वाला फॉर्मूला बताया ये आपकी बुक में मेंशन है। अब बात करते हैं अगर आपकी शिवदास बुक की, तो वहां पे फॉर्मूला दे रखा है 2ab डिवाइड बाय सी एस। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ मैम? वही सेम चीजें है। अब बी को, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट को, उन्होंने रिप्लेस कर दिया बी से। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप टू अंडर रूट में 2ab डिवाइड बाय सी एस करो, 2as डिवाइड बाय सी करो, आप उसकी कुछ नहीं करोगे, आप उसकी एब्रीविएशंस लिख कर आओगे कि सर मेरे ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे एस का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, या फिर मेरे बी का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मेरे सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, या फिर यहाँ पे जो सी एस दे रखा है, इस सी एस का मतलब क्या होता है? सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट और एस का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट।
तो CS क्या बन जाएगा? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई थी, देखो कि कॉस्ट पर यूनिट को CPU को जब मल्टीप्लाई करते हैं कैरिंग कॉस्ट से, तो वो कैरिंग कॉस्ट पूपा बन जाती है पर यूनिट पर एनम। समझ गए? तो वो सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैंने आपकी ये एम्बिग्यूटी दूर कर दी कि मैम मैं तो ये बुक रेफर कर रहा हूँ, मैं ये बुक रेफर कर रहा हूँ, मेरी टीचर ये करा रही है, मेरी टीचर वो करा रही है। बेटा कहीं से कुछ भी रेफर कर लो, आपका फॉर्मूला सेम है। बस आपको एग्जामिनेशन के अंदर आधा नंबर भी ना कटे, उसके लिए आपको क्या रखना है? उसके लिए आपको एब्रीविएशंस लिख कर आनी है कि मैम मेरे ए का मतलब ये है, मेरे एस का मतलब ये है, मेरे बी का मतलब ये है, मेरे सी का मतलब ये है। जो आपकी टीचर फॉर्मूला करा रही है वो फॉर्मूला करो। कंसेप्ट यही है, फॉर्मूला की एब्रीविएशंस चेंज कर सकते हो। चलो फटाफट से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ मुझे कैलकुलेट करना है, साथ साथ में द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर द प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स के लिए आपको पता है कि एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 ईयर हैज 4 क्वार्टर्स। वो आपको बोल रहा है एक क्वार्टर के अंदर मैं कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा, आपको वो बताना है। ठीक है जी, अब आपको चारों चीजें गिवन है, विच इज क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे फोकस करने वाली चीज क्या है? क्वार्टरली। आपको पता है कि जब EOQ हम फाइंड करते हैं तब A डिनोट्स द एनुअल कंजम्पशन। यहाँ पे बेटा क्वार्टरली मेंशन है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्वार्टरली को सबसे पहले मैं क्या करूंगी? एनुअली में कन्वर्ट करूंगी। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है और स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, विच इज एवरेज इन्वेंट्री का 80%। ठीक है जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला लिखना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है मैम अंडर रूट में 2AO डिवाइड बाय C। A shows annual consumption, O shows ordering cost, C shows carrying cost per unit per annum। या फिर अगर आप 10 ईयर के आपके फॉर्मूले का रेफरेंस लो तो वो दिखाता है आपका 2AB बाय CS। एक ही चीज़ है, वेर एट द सेम थिंग। यहाँ पे जो O है वो B से रिप्लेस हो गया, C जो है वो CS से रिप्लेस हो गया। अब फटाफट से बस आपको चीजें फिल करनी है। 2 इंटू में एनुअल कंजम्पशन, ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको कंजम्पशन गिवन है वो क्वार्टरली है कि भैया हर क्वार्टर मुझे 2000 किलो मटेरियल लगेगा। मुझे बताना है कि पूरे साल में कितना लगेगा। तो मैम अगर 2000 kg मुझे पर क्वार्टर लग रहा है तो मतलब पूरे साल के अंदर मल्टीप्लाई बाय 4 मुझे 8000 kg मटेरियल लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है? मैम 50 रुपीज़ एक ऑर्डर को प्लेस करने की मेरी कॉस्ट है। डिवाइड कर दूंगी इसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो मुझे पता है कैसे निकल कर आता है मैम, कॉस्ट पर यूनिट इज ₹40। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको किससे? परसेंटेज से। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी? परसेंटेज। मैम 80% की मेरी कॉस्ट निकल कर आती है हमारी इन्वेंट्री के ऊपर, 80%। और ये सब चीज़ें आ गई आपकी अंडर रूट के अंदर। ठीक है जी, अब सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। 2 इंटू में 2000, ठीक है 4000, 4000 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 16000 इंटू में 50। ठीक है जी, ये आपका 8 लाख रुपए आ गया। यहाँ पे ऊपर कितना आ गया? 8 लाख रुपीज़। ठीक है, नीचे आ जाओ। 40 का 80% कितना हो जाएगा? 40 का 80% 32 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाओ, ये आपका अंडर रूट के अंदर आ गया। 8 लाख डिवाइड बाई 32, बताओ 8 लाख डिवाइड बाई 32 ये कितना आएगा? ये आ गया आपका 25,000 अंडर रूट के अंदर। अब आपको सॉल्व कैसे करना है इस चीज़ को? आप अपने कैलकुलेटर पे जाना, आप लिखना 25,000 और वहाँ पे बेटा आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखेगा, जस्ट आपको एक बार उसको प्रेस कर देना है तो आपका अंडर रूट जो है वो निकल कर आ जाएगा, विच इज 158.11, 158.11 kg। अब फोकस करने वाली बात, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा उसको kg यूनिट्स के अंदर 100% मेंशन करके आना। क्यों? क्योंकि वो बताएगा कि आपको कितना रॉ मटेरियल जो है वो लगेगा, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आएगी, तो उसको यूनिट्स में डिफाइन कर आना। क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा, kg है तो kg लिख देना, यूनिट्स है तो यूनिट्स लिख देना। अब आप जब कैलकुलेटर पे देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है 58.11388। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आंसर में लास्ट में क्या लिख देना है? अप्रॉक्स, जिससे अगर जो बच्चा 158 भी लिख के आएगा उसका भी सही होगा, 158.11 भी लिख के आएगा उसका भी सही होगा। हर बच्चे का आंसर सही होगा अगर वो अप्रॉक्स लिख के आएगा तो। और बस ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो मैम इस चीज़ में मैंने दो चीज़ें सीखी है। मैंने दो चीज़ें क्या सीखी है? मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस क्या करना है? कंजम्पशन कितनी दे रखी है, क्वार्टरली दे रखी है, मंथली दे रखी है, क्या दे रखी है, मुझे उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है। सेकंड चीज़, मैम जब भी मैं आंसर को एंड करूंगी मैं अपनी यूनिट्स मेंशन करूंगी, लेट इट बी केजी, लेट इट बी यूनिट्स, मुझे उसके अंदर लिख कर आना है। थर्ड चीज़, मैम अगर मेरा आंसर डेसिमल्स के अंदर आ रहा है तो मैं उसमें अप्रॉक्स लिख कर आऊंगी।
ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। इसका फॉर्मूला लिख लेना सिंपल सा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए बताओ फटाफट से, मैम जो भी मेरी एनुअल कंजम्पशन है, जितना मैं पूरे साल में कंज्यूम करूंगी, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय जितना मैं एक बारी में मंगवा रही हूँ, डिवाइड बाय ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैम मेरी एनुअल कंजम्पशन जो है, मतलब एक बारी की जो मैं कर रही हूँ, वो कितनी है, 8,000। पर यहाँ पे फोकस करने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कितने ऑर्डर आप प्लेस करोगे एक क्वार्टर में। उसने मुझे स्पेसिफिकली पूछा एक क्वार्टर का बताओ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं अपनी कंजम्पशन जो है उसको एनुअल ना करके क्वार्टरली कंजम्पशन करूंगी, बिकॉज क्वेश्चन मुझसे क्वार्टरली पूछना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई ईओक्यू कितना आया, 158। ठीक है, निकाल लेना जरा, 2000 डिवाइड बाय 158 विच कम्स इक्वल्स टू 12.6। अब एक बात बताना, क्या ऑर्डर्स कभी भी डेसिमल के अंदर हो सकते हैं कि 12.5 ऑर्डर, या तो ऑर्डर आएगा या फिर ऑर्डर नहीं होगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, राउंड ऑफ कर दूंगी, इसको मैं कर दूंगी यहाँ पे 13 ऑर्डर्स। बस ये मेरा आंसर आ गया। अब चौथी चीज जो फोकस करने वाली क्या थी, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे चाहिए, पूरे साल के चाहिए। अगर पूरे साल के होते तो मैं इसको 8,000 डिवाइड बाई 158 कर देती। अगर वो मुझसे पूछ रहा है एक क्वार्टर के बताओ, तो 2000 डिवाइड बाई 158 मैंने किया। और ऑर्डर्स जो होते हैं कभी भी डेसिमल में नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ करके 13 ऑर्डर्स कर दिया। जब मैं फाइनल आंसर लिख रही होंगी तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगी। ये भी चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ईओक्यू को आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो फटाफट से मैं क्या लिख दूंगी मैम, ईओक्यू का फॉर्मूला विच इज अंडर रूट ऑफ 2AO बाय सी। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है मैम, मंथली डिमांड दे रखी है, मुझे क्या चाहिए, एनुअल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एनुअल चाहिए। तो 2 इंटू में एनुअल कंजम्पशन कितनी निकल कर आएगी, अगर 200 यूनिट एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी आ जाएंगी, 2400। ठीक है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी गिवन है मैम, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹12 गिवन है। ठीक है, उसके बाद आगे बताओ स्टोरेज कॉस्ट कितनी गिवन है, स्टोरेज की जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट है स्टोरेज कॉस्ट। मैम मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये आपको ब्रेकअप करके मिल रही है, आपकी जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट ब्रेकअप है, तो सबको ऐड कर देना, 10% प्लस 2% टोटल 12% हो जाएगा। तो यूनिट कॉस्ट कितनी है, एक सामान की कॉस्ट कितनी है एक प्रोडक्ट की, मैम 5 रुपीज़ की है, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम विच इज 12% पर एनम। ठीक है जी, ये आपकी क्या हो गई, 12% पर एनम। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 200, ठीक है 400 हो गया, 400 इंटू में 12 इंटू में 12, ये कितना आ रहा है, 57,600 निकल कर आ गया। नीचे बताना 5 का 12% कितना आ जाएगा, 0.6। सॉल्व करो इसको फटाफट से, सॉल्व करो मैम, 57,600 डिवाइड बाई 0.6, ये आ रहा है मेरा 96,000। और जैसे ही मैंने अंडर रूट प्रेस किया, ये कितना आ रहा है मेरा 96,000। जैसे ही मैंने अंडर रूट को प्रेस किया, ये आ रहा है मेरा 309.8। ठीक है, ये मेरा कितना आ रहा है 309.8। आप सबका भी यही आ रहा है 309.8, बताओ। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कर दूंगी, 310 यूनिट्स। अब मैंने यहाँ पे यूनिट्स क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन ने यहाँ पे बताया रॉ मटेरियल किस फॉर्म में है, यूनिट्स के फॉर्म में है। ठीक है जी, तो 310 यूनिट्स में एक बारी में ऑर्डर करूंगी, दिस इज माय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है द एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है एक मटेरियल एक्स की मुझे गिवन है, एक मटेरियल एक्स की मुझे एनुअल कैरिंग कॉस्ट गिवन है विच इज 3.6 रुपीज़। आपको पता है मैम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट पूरे साल की मुझे गिवन है विच इज ₹3.6। जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है, टोटल जो मेरी टेरी कैरिंग कॉस्ट है वो है 9,000 की। आप बताओ कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहने वाली है अगर कोई भी सेफ्टी स्टॉक ऑफ मटेरियल एक्स नहीं है, मतलब कोई भी स्टॉक हमने अपने पास नहीं रख रखा, तो आपकी जो ऑर्डरिंग की जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या होने वाली है। तो आपको एक चीज़ पता है, आपको क्या चीज़ पता है, आपको पता है जो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, आपकी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है जी, उस पर क्या होता है आपको पता है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है 2 से डिवाइड करने के बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो मेरी टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। आपको पता है ये चीज़, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो फुल, चलो ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है मैम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मुझे फिगर आउट करनी है, डिवाइड बाय 2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है, ठीक है 3.6, तो EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू में 3.6 इक्वल्स टू टोटल कैरिंग कॉस्ट विच इज 9,000। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ चली जाएंगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा EOQ इज इक्वल्स टू 9,000।
ठीक है, यहाँ पे क्या है 3.6, तो डिवाइड बाय 3.6, यहाँ डिवाइड में 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। निकाल लो फटाफट से, 9000 डिवाइड बाय 3.6 कितना आ रहा है मैम 2500। ठीक है जी, 2500 इंटू में 2 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 5000। सो 5000 यूनिट इज माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू क्या आ जाएगा मेरा 5000 यूनिट्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि मुझे मैम कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पता था, मुझे ये पता था। देखो एक चीज़ बताती हूँ, वैसे तो यहाँ पे आरओक्यू होता है आपकी जो रीऑर्डर क्वांटिटी होती है, पर अगर आरओक्यू गिवन नहीं है तो इसी को मैं ईओक्यू ट्रीट कर लेती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वार्टरली आपको डिमांड गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 48 रुपीज़ आपको गिवन है, 1 यूनिट की कॉस्ट गिवन है, और आपको पता है कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इज 12%। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आ जाओ फटाफट से, क्वार्टरली डिमांड गिवन है तो 2 इंटू में मैम 1200 जो यूनिट्स है वो एक की है, एक क्वार्टर की, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो एनुअली निकल कर आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 48, ठीक है जी, डिवाइड करो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, तो इसका मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 24, मल्टीप्लाई कर दो इसको 12% से। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2 इंटू में 1200, ठीक है 2400 इंटू में 4 इंटू में 48, ये कितना आ रहा है 4,60,800, 4,60,800। और यहाँ पे क्या करूँगी 24 का 12%, ये कितना आ रहा है 2.88, 2.88 आ गया, ये अंडर रूट के अंदर आप इसको ले गए, कितना आ रहा है बेटा ये आपका आएगा 1,60,000। इसका अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो आपकी निकल कर आएंगी 400 यूनिट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, अगर कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट गिवन है तो क्या आप इसके आगे अप्रॉक्स लिख कर आओगे? नहीं। अगर एग्जैक्ट ही निकल गया तो अप्रॉक्स लिख के आने का सेंस ही नहीं बनता। पर अगर हाँ इसके आगे मैंने इसको राउंड ऑफ किया या डेसिमल्स में था तब मैं इसके आगे अप्रॉक्स लिख के आऊंगी। और यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा मैंने आपको इस इंपॉर्टेंट नोट में डाल के दे रखी है, देखो इसको पढ़ो, इस इंपॉर्टेंट नोट को पढ़ो। इसके अंदर लिखा हुआ है फोकस ऑन एनुअल, क्वार्टर या मंथली, क्या कंजम्पशन दे रखी है उस पर फोकस करो ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला में चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद अप्रॉक्स वर्ड यूज़ करो जब भी आपको जो आंसर है वो डेसिमल के अंदर गिवन है। अपने एंड आंसर के अंदर केजी या यूनिट्स को डिफाइन करके आना, कोई भी आपको अप्रॉक्स नहीं लगाना है अगर आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि बिल्कुल एग्जैक्ट है तो मैं इसके आगे अप्रॉक्स नहीं लिखूंगी। और यहाँ पे मैंने 400 यूनिट्स क्यों मेंशन किया, क्योंकि मुझे केजी या यूनिट्स मेंशन करके आना है और हमेशा हमेशा अपने फॉर्मूला को शो करके दिखाना है, हमेशा हमेशा। और बाकी इधर मैंने आपको बस एक एडिशनल फॉर्मूला कराया विच इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, ये रहा, क्वार्टरली कंजम्पशन या फिर एनुअल कंजम्पशन, जो भी क्वेश्चन मांगे, डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है जी,